नमस्कार दोस्तों, मैकेनिकल एक्सप्लोरर चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में हम एसएससी जेई थर्मोडायनेमिक्स 2011 में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको डिस्कस करेंगे। इससे प्रीवियस ईयर के थर्मोडायनेमिक्स के जो सॉल्यूशन हैं वो मैंने वीडियोस ऑलरेडी प्रोवाइड कर दी हैं, लिंक मैं उनका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से उन सॉल्यूशंस को देख सकते हैं। ठीक है, और साथ साथ अपना प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए 2011 के क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं हम। पहला क्वेश्चन जो है वो क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स असर्ट्स दैट द फॉलोइंग इज अ थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किसको एक थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी बताती है? एंट्रोपी, इंटरनल एनर्जी, टेम्परेचर, प्रेशर। ठीक है, तो पहले ये पता होना चाहिए कि आपको, ये मैंने शायद प्रीवियस सॉल्यूशंस में भी आपको बताया है, जीरोथ लॉ जो है वो किसका कंसेप्ट देती है? वो टेम्परेचर का कंसेप्ट देती है। फर्स्ट लॉ जो है वो किसका कंसेप्ट देती है? इंटरनल एनर्जी का कंसेप्ट देती है। और जो सेकेंड लॉ है आपका वो एंट्रोपी का कंसेप्ट देती है। ठीक है, ये तीन चीज़ें आपको हमेशा याद रखनी है क्योंकि ये तीनों क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं अलग अलग ईयर्स में। ठीक, अब आपको ये देखना है कि भाई थोड़ा सा डिटेल में जाऊंगा इस क्वेश्चन के कि फर्स्ट लॉ किस तरीके से आपको ये बताती है कि इंटरनल एनर्जी जो है वो एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं एक साइक्लिक प्रोसेस की बात करूं, ठीक है, एक सिस्टम है जो कि एक साइक्लिक प्रोसेसेस अंडरगो कर रहा है, तो साइक्लिक प्रोसेस के लिए जो आपकी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो क्या कहती है कि जो वर्क डन है आपका वो प्रोपोर्शनल है किसके? हीट के। ठीक है, यानी कि पूरी साइकिल में जो टोटल वर्क डन है आपका वो किसके प्रोपोर्शनल है? पूरी की पूरी हीट ट्रांसफर जो भी हो रही है पूरी साइकिल में उसके प्रोपोर्शनल है। अब आपको पता है कि अगर प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है तो एक क्या आ जाता है, यहाँ पे आपका कांस्टेंट आ जाता है। वो कांस्टेंट यहाँ पे मैंने J लिख दिया है। J जो है वो क्या होता है आपका? मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट होता है और इसकी वैल्यू जो है SI यूनिट में वो कितनी होती है? 1 होती है। ठीक है, 1 होती है वो। तो वहां से क्या पता चला भाई? साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ W, यानी कि जितना भी वर्क ट्रांसफर पूरी साइकिल में हुआ है वो किसके बराबर है? जितना भी हीट ट्रांसफर पूरी की पूरी साइकिल में हुआ है। ठीक है, अब इसको अगर मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करूं तो डेल क्यू माइनस भाई साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल क्यू माइनस साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल डब्ल्यू, यानी कि इसको मैं इस तरफ ले आया। ठीक है, वो किसके बराबर आ जाएगा आपका? 0 के बराबर। ठीक, इसको फर्दर अगर मैं करूं ये तो मैं क्या लिख सकता हूं? डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू का साइक्लिक इंटीग्रल जो है वो किसके बराबर है? 0। अब आपको ये चीज पता होना चाहिए कि अगर कोई ऐसी क्वांटिटी है जिसका साइक्लिक इंटीग्रल क्या है? 0 है। इसका क्या मतलब है? जैसे कि मान लो ये एक 1 पॉइंट है, ये एक 2 पॉइंट है। ठीक है, आप 1 से 2 पे गए और 2 से वापस 1 पे आ गए। कोई प्रॉपर्टी है आपका, तो चेंज इन प्रॉपर्टी कैसे निकालोगे आप? भाई चेंज इन प्रॉपर्टी कैसे निकालते हैं? P फाइनल यानी कि फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। अब यहाँ पे इनिशियल वैल्यू क्या थी? 1 थी। फाइनल वैल्यू भी क्या है? यहाँ पे 1 है। तो भाई आप सीधा सीधा P1 माइनस P1 करोगे तो वो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। यानी कि अगर किसी का साइक्लिक इंटीग्रल जो है वो 0 होता है, इसका क्या मतलब है कि कोई ऐसी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रही है वो जो कि पाथ पे डिपेंड नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ एंड पॉइंट पे डिपेंड करता है। ठीक है, अगर वो क्वांटिटी पाथ पे डिपेंड कर रही होती तो आप जब वापस आ रहे हो 1 पे तो उसकी वैल्यू 0 नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो पाथ पे डिपेंड कर रही है। पर अगर वो सिर्फ और सिर्फ एंड पॉइंट पे डिपेंड कर रही है तो उसका साइक्लिक इंटीग्रल क्या होगा? 0 होगा। क्यों? क्योंकि इनिशियल और फाइनल स्टेट फॉर अ साइकिल आपकी क्या होती है? सेम होती है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि ये जो क्वांटिटी है वो किसी एक ऐसी प्रॉपर्टी के बराबर है जिसका साइक्लिक इंटीग्रल क्या है? 0 है। और वही प्रॉपर्टी क्या होती है? आपका इंटरनल एनर्जी होती है।
ठीक है, तो यहां से आपको पता चलता है कि इंटरनल एनर्जी भी क्या है, एक प्रॉपर्टी है। ठीक, समझ में आ गया। और ये कहाँ से मिल रहा है आपको, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से मिल रहा है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपको क्या बताता है, इंटरनल एनर्जी के बारे में बताता है, और वो क्या है, एक प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फॉर अ क्लोज सिस्टम द डिफरेंस बिटवीन हीट एडेड टू एंड वर्क डन बाय द सिस्टम इज इक्वल टू। तो भाई सीधी सी बात है, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आपको क्या है, जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है उसका इक्वेशन लिख लो, डेल क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डेल डब्ल्यू। ठीक है, अब डिफरेंस बिटवीन हीट एंड वर्क, यानी कि मैं अगर इसको इस तरफ ले जाता हूं तो क्या बन जाएगा, डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू इज इक्वल टू डी यू। तो डिफरेंस ऑफ हीट एंड वर्क जो है वो किसके बराबर है, आपका चेंज इन इंटरनल एनर्जी के। तो यहां पे आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पे यही चीज बताई हुई है मैंने, फॉर अ थर्मोडायनेमिक साइकिल टू बी इरिवर्सिबल इट इज नेसेसरी दैट। अब भाई आपको पहले तो क्लॉसियस इनइक्वालिटी के बारे में पता होना चाहिए। क्लॉसियस इनइक्वालिटी जो है एक रिजल्ट है, किसका रिजल्ट है, वो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से ही हम इसको क्या करते हैं, डिराइव करते हैं। ठीक है, तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का ही एक रिजल्ट क्या है आपका, क्लॉसियस इनइक्वालिटी। वो क्या कहती है, साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल क्यू बाई टी जो है वो लेस देन इक्वल टू 0 के बराबर होता है। ठीक है, ये क्लॉसियस इनइक्वालिटी है। अगर आप रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए देख ले हो तो ये जो साइक्लिक इंटीग्रल है वो 0 के बराबर होगा। इरिवर्सिबल के लिए देख रहे हो तो साइक्लिक इंटीग्रल जो है वो लेस देन 0 होगा। पर अगर आपका साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल क्यू बाई टी ग्रेटर देन 0 आ गया तो इसका क्या मतलब है कि वो साइकिल आपकी पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। ठीक है, ये ध्यान रखना तीनों कंडीशंस। रिवर्सिबल के लिए डेल क्यू बाई टी का साइक्लिक इंटीग्रल 0, इरिवर्सिबल के लिए लेस देन 0, और अगर ग्रेटर देन 0 होता है तो वहां पे ये साइकिल नॉट पॉसिबल है, ये पॉसिबल ही नहीं है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पे यही कंडीशंस मैंने बता रखी हैं आपको। क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ वाटर इज, तो यहां पे आपको ये बताना है कि वाटर का क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है। तो कई बार क्या होता है, डायरेक्ट डेटाबेस क्वेश्चंस भी पूछ लेता है आपसे। तो इसके लिए कई सारी चीजें, जैसे कई बार ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर भी पूछा गया है, या फिर ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर हो गया, उसका टेम्परेचर आपसे पूछ लिया या प्रेशर आपसे पूछ लिया। यहाँ पे क्रिटिकल टेम्परेचर पूछ लिया है, क्रिटिकल प्रेशर आपसे पूछ सकता है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो पहले मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूं कि क्रिटिकल पॉइंट होता क्या है। अगर आपने मान लो ये पीवी डायग्राम है, ठीक है, यहां पे आपका डोम है ये, ठीक है, ये कौन सा होता था, सैचुरेटेड लिक्विड लाइन है ये, और ये क्या है आपका सैचुरेटेड वेपर लाइन है। ये दोनों जो कर्व हैं, सैचुरेटेड लिक्विड लाइन और सैचुरेटेड वेपर लाइन जो है वो एक पॉइंट पे आके मिलते हैं, जिस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम, क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, अब क्रिटिकल पॉइंट के नीचे की अगर मैं बात करूं, यहां पे आपका पास क्या है, बिल्कुल प्योर लिक्विड है। ठीक है, वो इतनी हीट लेगा और यहां पे आके क्या हो जाएगा, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि लिक्विड से वेपर में ट्रांजिशन होने के लिए वो कुछ लेटेंट हीट लेगा। ठीक है, और प्रॉपर यहां पे क्या है, प्रोसेस है कि भाई लिक्विड जो है वो हीट ले रहा है और उसके बाद वो वेपर में कन्वर्ट हो जा रहा है। ठीक है, पर जैसे ही क्रिटिकल पॉइंट पे आते हैं तो आप देखोगे कि भाई ये जो डिस्टिंक्ट फेजेस एग्जिस्ट कर रहे थे एज लिक्विड और एज वेपर, वो क्या होते हैं, अब एग्जिस्ट करना क्या कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। यानी कि लिक्विड से वेपर में चेंज होने के लिए अब कोई भी लेटेंट हीट उसको जरूरत नहीं है। एक तरीके से आप लिक्विड और वेपर में
कोई फर्क नहीं कर पा रहे अब, जैसे ही आप क्रिटिकल पॉइंट या फिर उससे ऊपर जाओगे, ठीक है। तो यही क्या होता है, आपका क्रिटिकल पॉइंट होता है। इट इज डिफाइंड एज द पॉइंट एट विच सैचुरेटेड लिक्विड एंड सैचुरेटेड वेपर स्टेट्स आर आइडेंटिकल। आप देख सकते हो ये दोनों कर्व यहां आके मिले हैं, तो इस पॉइंट पे सैचुरेटेड लिक्विड और सैचुरेटेड वेपर क्या हो गए, एक जैसे ही हो गए। आप अब उनमें डिस्टिंक्शन नहीं कर पा रहे हो बिल्कुल भी। यहां पे डिस्टिंक्ट फेसेस एग्जिस्ट करना क्या हो गए, खत्म हो गए। कोई भी आपका लेटेंट हीट आपको रिक्वायर नहीं है लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होने के लिए या फिर वेपर से लिक्विड में कन्वर्ट होने के लिए, ठीक है। अब अगर मैं वैल्यू की बात करूं तो क्रिटिकल पॉइंट पे जो आपकी प्रेशर की वैल्यू है वो 22.606 मेगा पास्कल है। क्रिटिकल टेम्परेचर की मैं बात करूं तो वो 373.95 डिग्री सेल्सियस है, यानी कि 374 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। क्वेश्चन में यही पूछा हुआ है, तो यहां पे आप देख सकते हो टेम्परेचर कितना होता है, 374 डिग्री सेल्सियस होता है। और अगर मैं क्रिटिकल वॉल्यूम की बात करूं तो वो किसके बराबर होता है, 0.003106 मीटर क्यूब पर केजी, ठीक है। समझ में आ गया आपको। तो आप ये प्रेशर की वैल्यू भी याद कर लेना, टेम्परेचर की वैल्यू भी, और ये क्रिटिकल वॉल्यूम, स्पेसिफिक वॉल्यूम की भी, ठीक। तो अगर ये आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिए। यहाँ पे मैंने ईमेल आईडी प्रोवाइड कर रखी है आपको, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक प्रोवाइड कर रखा है। आपकी कोई भी क्वेरी हो या फीडबैक देना हो, आप इनके थ्रू मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर कमेंट में आके भी आप अपना कमेंट छोड़ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।